नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। सोनिया गांधी की अगुवाई में 14 दलों का पैदल मार्च, राष्ट्रपति से की भूमि बिल में दखल की मांग, कहा मोदी सरकार किसान विरोधी। ओबीसी कोटे के तहत जाट आरक्षण खत्म, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जाति पिछड़ेपन का आधार नहीं, सरकार दायर करेगी पुनर्विचार याचिका। वित्त मंत्री ने राज्यों से भेदभाव को किया खारिज, गरीबी मिटाने के लिए विदेशी निवेश को बताया जरूरी, लोकसभा से विनियोग विधेयक पारित। आईएएस की मौत पर कर्नाटक सरकार ने दिया सीआईडी जांच का आदेश, विपक्षी दलों की सीबीआई जांच की मांग खारिज, घटना के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। आपसी मतभेद सुलझाने के प्रयास हुए तेज, आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक, प्रशांत और योगेंद्र पर हो सकता है फैसला। और आइए देखते हैं आज की हमारी पहली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने जाटों को ओबीसी कोटे के तहत मिले आरक्षण की व्यवस्था आज रद्द कर दी। अदालत ने कहा कि आरक्षण के लिए पिछड़ेपन का आधार सामाजिक होना चाहिए, न कि आर्थिक या शैक्षणिक। सुप्रीम कोर्ट ने जाट आरक्षण के लिए दशकों पुराने आंकड़ों को भरोसेमंद नहीं माना। सरकार समेत विभिन्न दलों ने अदालत के इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जाट जैसी संगठित जाति को ओबीसी में शामिल करना गलत है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि पिछड़ेपन का निर्धारण सिर्फ जाति के आधार पर नहीं हो सकता। फैसले में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया है, जिसमें जाटों को आरक्षण नहीं देने की सिफारिश थी। किसी भी जाति से कंपैरिजन करके कोई जाति बैकवर्ड नहीं हो सकती, मात्र जाति बेस पे कोई बैकवर्ड नहीं हो सकता। देयर हैज टू बी ए ग्रुप भी बैकवर्ड हो सकता है कोई। कोर्ट ने यह भी कहा कि पॉलिटिकल मोबिलाइज करने वाले किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी को ऑन बेसिस ऑफ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन आप ओबीसी नहीं डिक्लेयर कर सकते। एंड सबसे बड़ी बात कोर्ट ने कही कि बैकवर्डनेस का सबसे बड़ा जो एक वो है ग्राउंड, वो है सोशल बैकवर्डनेस। अदालत ने कहा कि वास्तव में पिछड़े तबकों को ओबीसी में शामिल किया जाना चाहिए। कोर्ट ने इसके लिए ट्रांसजेंडर जैसे नए समूह का उदाहरण भी दिया। राजनीतिक रूप से इस संवेदनशील फैसले के बाद अब केंद्रीय मंत्री समेत विभिन्न दल कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की बात कह रहे हैं। आरक्षण जहां तक बात है, जाट डिजर्व करते हैं, उनको मिलना चाहिए सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पे भी। जब यादव और गुर्जर को मिल सकता है और जाट, उनमें कोई फर्क नहीं है। इसमें अध्ययन करके जजमेंट का आगे क्या रास्ता लें जिससे कि जाट समुदाय के लोगों को फायदा ले, इस मामले में हम काम करेंगे। हम आदर करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, वो सर्वोच्च न्यायालय है, लेकिन बड़े आंदोलन के बाद जाटों को ये अधिकार मिला था और सब किसान जातियों को भी अधिकार मिला हुआ है, वो भी जाति के आधार पर मिला है। तो हम एक रिव्यू पेटिशन करेंगे। पिछले साल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 9 राज्यों दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में जाटों को आरक्षण देने का फैसला किया गया था। इस फैसले के तहत नौकरी और उच्च शिक्षा में जाट समुदाय को 27% ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण मिला था। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। ये एक डिकेड पुराना डाटा, 10 साल पहले का डाटा भी नहीं चलेगा। आप अपनी एक एक्सरसाइज करिए। और ये बात कोर्ट पहली बार नहीं कह रही है, दसियों बार पहले कह चुकी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि रिजर्वेशन इंडिया में, हमारे इस देश में लिंक्ड है वोट पॉलिटिक्स के साथ, तो कोई सरकार इस विषय पे बहुत गंभीर काम नहीं कर रही है कि एक डाटा लाएं। और हो सकता है जाटों को, अगर आप देखें तो कई स्थानों में जाट भी पिछड़े हैं। तो आप कोर्ट का सिर्फ ये कहना है कि आप डाटा के बेसिस पे करिए, ना कि इस बेसिस पे कि इनके हिस्टोरिकल बैकवर्डनेस। ये किसी जाति से या किसी समूह से आपने कंपेयर कर दिया उसके आधार पर। बिल्कुल। लेकिन क्या सरकार के सामने मुश्किल ये है कि उसके पास वाकई कोई डाटा नहीं है, या फिर अगर डाटा आएगा तो सच भी सामने आएगा, तो फिर जो वोट की राजनीति है और जो रिजर्वेशन के साथ जुड़ती है, कहीं उसका संबंध टूटता है, उसके तार टूटेंगे? देखिए,
2013 में एक आपको याद होगा रिजर्वेशन इन प्रमोशंस का मामला सुप्रीम कोर्ट में जो अभी भी लंबित है, जब ये आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय यूपीए गवर्नमेंट थी और तब के जो अटॉर्नी जनरल थे गुलाम महानवती, उनसे ये सवाल किया कि हमने आपको इतनी बार कहा है कि आप एक स्टडी करवाइए, आप हमें कुछ फिगर्स ला के दीजिए कि आप अगर मुस्लिम्स को देना चाहते हैं तो क्या पूरे के पूरा मुस्लिम समुदाय पिछड़ा हुआ है। वैसे ही जाटों के केस में कोर्ट ये कह रहा है कि आप हमें ये बताइए कि जाटों में पूरे का पूरा जाट समुदाय ही पिछड़ा है, क्या डिजर्व करता है, या इसमें से कुछ एक एरियाज में बसे हुए लोग हैं जो डिजर्व करते हैं। अटॉर्नी जनरल गुलाम महानवती ने गवर्नमेंट को एक लीगल ओपिनियन दिया था उस समय, जिसमें ये कहा था कि अगर आप इस केस को जीतना चाहते हैं या ऐसे किसी भी केस को आइंदा जीतना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ये स्टडी कीजिए। और देखिए गवर्नमेंट के पास लीगल ओपिनियन था, गवर्नमेंट को लीगल एक्सपर्ट्स ने भी कहा, लेकिन उसके बावजूद यूपीए गवर्नमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की। कोर्ट में मामले लंबित है, आंध्रा की रिजर्वेशन का मामला अभी भी पड़ा हुआ है, ये वाला उत्तर प्रदेश का भी प्रमोशंस का मामला है, कुछ नहीं किया। अब पिछले 10 महीने से ये सरकार है, इन्होंने भी कोर्ट में यूपीए का स्टैंड लिया कि नहीं इनको मिलना चाहिए जाटों को, लेकिन कोई डाटा नहीं पेश किया। आपके पास समय था, आप जाते कोर्ट को, कोर्ट आपसे सिर्फ इतना मांग रही है कि आप हमें कन्विंस कीजिए कि ये वाकई में पिछड़े हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि आज से 500 साल पहले जब ये लोग उस समय पिछड़े थे। और एक और जो अहम बात मनीष दिख रही है आज की, अगर मैं कहूँ कि कोर्ट ने जो कहा कि जातियों को शामिल करने के लिए राजनीतिक दलें सरकारें आगे आ जाती हैं, लेकिन किसी जाति को हटाने के बारे में कभी कोई चर्चा नहीं होती, ना उसके बारे में सरकार आती है। क्या वहां पर भी वाकई अगर आंकड़े आते हैं तो सबके लिए हितकारी हो सकते हैं, लेकिन उसकी तरफ बढ़ना नहीं चाहता कोई भी सरकार। देखिए ये कोर्ट ने बहुत बढ़िया बात कही, लेकिन आप जहां भारत में हम दलगत राजनीति देखते हैं, जहां छोटे छोटे दल हैं जो एक खास समुदाय के बेसिस पे उनके वोटों की राजनीति कर रहे हैं, तो ये बहुत मुश्किल होगा एक्सपेक्ट करना कि कोई राजनीतिक दल ये करेगा। लेकिन कोर्ट का ये मानना है कि आप एक जो महत्वपूर्ण विषय कोर्ट ने पहले भी कहा है, आज भी इशारा किया है, उन्होंने ये कहा है कि आप एक स्टडी ये भी कीजिए कि रिजर्वेशन का फायदा कितना हुआ है। अगर आप 50 साल से एक दल को या एक जाति विशेष को आपने रिजर्वेशन दिया है, आप अब ये देखिए कि उस रिजर्वेशन का फायदा किन लोगों को मिला है, क्या आप उन्हें गरीबी के ऊपर उठा सके, क्या उसमें उनके रहन सहन में इतना बदलाव आया है कि रिजर्वेशन का जो असली फायदा था उन्हें हुआ है, या रिजर्वेशन का फायदा उसी दल के, उसी ही जाति के कुछ खास लोगों को मिला है। तो सरकार के पास 100 तरह के स्टडी करने के तरीके हैं, एनएसएस है, डाटा इकट्ठा, कभी क्योंकि इससे वोट नहीं मिलते, ये वो इससे इनफैक्ट वोट जाने का खतरा है। बिल्कुल। मनीष, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से सरकार, मैं कहूँ कि यूपीए ने कहा था, आपने खुद कहा और कोर्ट में साफ है कि नई सरकार भी उसी स्टैंड पर कायम है कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए, पुनर्विचार याचिका की बात कर रही है सरकार, लेकिन सरकार के पास जो विकल्प हैं उसके आधार पर क्या वाकई उस जीत को हासिल कर सकती है जिसकी इच्छा शक्ति वो दिखा रही है? देखिए मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये मैं तो पिछले 6-7 साल से इन केसेस को देख रहा हूँ। हर केस में सुप्रीम कोर्ट का जनरली ये होता है कि एक जज का विचार दूसरे जज से नहीं मिलता है, कई बार नहीं मिलता है, लेकिन इस केस में इंदिरा साहनी की जजमेंट को तकरीबन सब जजेस फॉलो कर रहे हैं और उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर हर जजमेंट में, हर ऑर्डर में स्टैंड लिया है कि आप हमें कन्विंस कीजिए कि ये डिजर्व करते हैं। और जब तक मुझे नहीं लगता ये सरकार या कोई भी सरकार या स्टेट गवर्नमेंट्स ये कन्विंस नहीं कर पाएंगी स्टेट को, और वो कन्विंस कैसे होंगी? डाटा के आधार पे कि हमारे पास फिगर्स हैं, नंबर्स हैं कि ये डिजर्व करते हैं। जब तक आप उन लोगों को ये नहीं कन्विंस कर पाएंगे तब तक मुझे नहीं लगता आप कोर्ट का जो स्टैंड है वो चेंज होगा कुछ। वो मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तकनीकी पहलुओं को समझाने के लिए आपका। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध, सरोकार या सिर्फ राजनीति?
देखिए देश देशांतर, सरोकार और राजनीति आज रात 8:30 बजे। भूमि अधिग्रहण कानून में बदलावों से नाराज एकजुट विपक्ष ने आज संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में 14 दलों के नेताओं ने शाम को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की और इस बिल को किसान विरोधी बताते हुए जिसमें दखल की मांग की। 2013 में पारित हुए भूमि अधिग्रहण कानून में बदलावों से नाराज विपक्षी दलों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में वाम दल, टीएमसी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी सहित 14 दलों के नेताओं ने संसद से राष्ट्रपति भवन तक विरोध मार्च किया। उन्होंने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके ज्ञापन भी सौंपा। We have come to the president to request him to intervene to protect the interests of our farmers and to impress upon the Modi government not to go ahead with the amendments in the Rajya Sabha. हम सब लोग 69% लोग जो हैं वो आज सब तरह से बिखरे हुए थे, एक होकर के आए हुए हैं। ये लड़ाई आज तो एक तरह से ये लड़ाई का आगाज है। अब ये लड़ाई हम लोग गांव, देहात, बाजार, नौजवानों में सब जगह फैलाएंगे। The Parliament legislates this amended version of the land acquisition bill, he should not put his signature on it and convert that into law. This is against both the spirit of the Parliament as passed in the last law. He should not sign an ordinance when it is brought next. He had earlier also expressed his reservation about signing an ordinance. This time he should. We hope that he will walk the talk. इससे पहले विपक्ष के विरोध के चलते ही सरकार ने अपनी ओर से 9 संशोधनों के साथ इस बिल को लोकसभा से पारित कराया था, लेकिन संख्या बल में कमी की वजह से राज्यसभा में स्थिति सरकार के अनुकूल नहीं है। विपक्ष का कहना है कि जमीन अधिग्रहण में किसानों की सहमति और सामाजिक प्रभाव के आकलन की अनिवार्यता को फिर से शामिल किया जाए। राज्यसभा में इसी सत्र में इस विधेयक के पेश होने की उम्मीद है। श्याम सुंदर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर केंद्र सरकार ने भूमि बिल पर विपक्षी दलों के रुख को विकास के रास्ते में बाधा करार दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि संशोधनों के साथ लाए गए इस विधेयक से किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यह विधेयक राज्यों पर बाध्यकारी नहीं है। कानून में ही लिखा है कि जो राज्य इसको लागू करना चाहते हैं वो लागू करें, जो नहीं लागू करना चाहते हैं वो ना करें। तो जो लागू करना चाहते हैं, जो राज्य आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको रोकने का इनको कोई अधिकार नहीं है। हरियाणा पुलिस ने हिसार में चर्च में तोड़फोड़ के मुख्य आरोपी को पकड़ लिया है। उधर पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में बुजुर्ग नन से गैंगरेप के मामले में 3 दिन बाद भी अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दोनों घटनाओं पर तुरंत रिपोर्ट मांगी है। पश्चिम बंगाल के नादिया और हरियाणा के हिसार जिले की घटना से लोग गुस्से में हैं। नादिया जिला 71 साल की नन से बलात्कार के विरोध में मंगलवार को बंद रहा। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और उसने राज्य के बाहर भी टीमें भेजी हैं। सारा जीवन भर जो आदमी देश के लिए सेवा में भर्ती हुआ, वो आदमी का 71 बछर वृद्धा में वृद्धा के ऊपर जो हमला किया, उसका प्रतिवाद कर रहा हूँ। आप उधर हरियाणा पुलिस ने हिसार के एक गांव में बन रहे चर्च में तोड़फोड़ के मुख्य आरोपी अनिल गोदारा को गिरफ्तार कर लिया है। पादरी की शिकायत पर पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों वारदातों पर गहरी चिंता जताई है। पीएमओ ने ट्वीट करके बताया कि दोनों घटनाओं में हुई कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट मांगी गई है। लोकसभा में भी इन दोनों घटनाओं पर चिंता जताई गई। टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया है और कहा कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। प्रणब गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अगले साल तक देश की विकास दर 8% पर पहुंचने की उम्मीद जताई है। अरुण जेटली ने लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि काले धन के खिलाफ संसद के मौजूदा सत्र में विधेयक लाया जाएगा। लोकसभा में मंगलवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार
आर्थिक सुधारों के जरिए देश के हर तबके का विकास करना चाहती है। वित्त मंत्री ने विपक्ष से आर्थिक सुधारों पर सरकार का साथ देने और आलोचना से बचने की अपील की। To grow by 7.4%. Next year it should be 8% plus. Our CAD, which till 2 years ago was 4.7%, has come down to below 2. Now it's 1.3. वित्त मंत्री ने नए क्षेत्रों को विदेशी निवेश के लिए खोलने का बचाव किया। उन्होंने कहा कि लोगों को रोजगार देने के लिए ये जरूरी है। You need to increase manufacturing. Investment will lead to jobs. Investment must also lead to profitability. It's only then that you will get taxes. It's that money which will create jobs. It is that money which will help us to create infrastructure. It is that money which will help us to plow into the social sector. इससे पहले विपक्षी दलों ने किसान, गरीब और पिछड़े तबके से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता देने की मांग की। But in the real India is living in villages. Yes. Therefore, I request the government to kindly enhance the allocation for rural development, agriculture, education and social sector. It talks about federalism and acts to centralize. It speaks of humility and behaves arrogantly. Our commitment to farmers runs deep, the finance minister claimed in his budget speech. It runs so deep that the government has railroaded the land acquisition bill through the Lok Sabha. A state like Orissa, which is paying so much money to the railways, to the central government, and the rest of the eastern part of India, which has suffered because of the freight rationalization thing with which we were burdened for too long, we deserve to be getting a better deal. वित्त मंत्री के जवाब के बाद लोकसभा में विनियोग विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र पर आंध्र प्रदेश के हितों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। लोकसभा में आज आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2015 पर बहस हुई। सरकार ने कहा कि यूपीए के जमाने में आंध्र से किए गए वादों को वो पूरा करेगी। लोकसभा में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर बहस की शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष ने की। उन्होंने कहा कि बंटवारे के वक्त आंध्र प्रदेश की आर्थिक जरूरत पूरा करने का प्रबंध किया गया था, लेकिन एनडीए सरकार ये वादे पूरे नहीं कर रही है। The state of Andhra Pradesh is presently facing a huge revenue deficit, which is adversely impacting it and its people. सोनिया गांधी ने कहा कि उन्होंने इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 पत्र भी लिखे। उनका आरोप था कि वित्त आयोग ने भी राज्य के साथ नाइंसाफी की है। To make matter worse, the recommendation of the 14th Finance Commission have not done full justice to the needs of the state. बहस में हस्तक्षेप करते हुए संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश के साथ भेदभाव नहीं होगा। The help of the revenue deficit, certain amount of money has been given by the 14th Finance Commission. I am happy that the Congress President has said that that amount is not sufficient and Andhra Pradesh is not getting justice. But we have to read in the full context of a Finance Commission making a recommendation and the central government accepting it in toto. पिछले साल आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था। बंटवारे से आंध्र प्रदेश को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं की गई थी। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में आज 3 नए सदस्यों ने शपथ ली, जिनमें कांग्रेस के राज बब्बर, बीजेपी के अमरशंकर साबले और तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन है। राज बब्बर उत्तराखंड से, अमरशंकर साबले महाराष्ट्र से राज्यसभा पहुंचे हैं, तो वहीं डोला सेन पश्चिम बंगाल से निर्वाचित चुनकर राज्यसभा पहुंची हैं। सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने नए सदस्यों का स्वागत किया। आम आदमी पार्टी में सुलह के प्रयास तेज हो गए हैं। आज पार्टी की पीएसी की अहम बैठक हो रही है, जिसमें योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को लेकर फैसला हो सकता है। पीएसी से हटाए जाने के बाद प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव का रुख भी अब नरम पड़ा है। आम आदमी पार्टी भीतरी मतभेदों को जल्द निपटाना चाहती है। इस मसले पर आज कौशाम्बी में अरविंद केजरीवाल के घर पर पीएसी की बैठक हो रही है। इसमें प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव समेत कई अहम मुद्दों पर बात होगी। अरविंद केजरीवाल के कहने पर संजय सिंह, आशुतोष, कुमार विश्वास और आशीष खेतान सोमवार देर रात योगेंद्र यादव के घर पहुंचे और उनसे बात की।
प्रशांत भूषण ने भी केजरीवाल को मैसेज कर मिलने का समय मांगा। पूरी कवायद का एक तरीके से स्वागत होना चाहिए और जो अपेक्षाएं लोगों की हैं उसकी हम लोगों में आपस का गतिरोध खत्म हो, बातचीत शुरू हो, तो वो शुरुआत एक हुई। पार्टी नेताओं के साथ बैठक के बाद योगेंद्र यादव ने भी विवाद सुलझने की उम्मीद जताई। था प्रदर्शन का सबसे ज्यादा असर कोलार जिले में ही देखा गया। उनकी छवि एक ईमानदार अधिकारी की थी। पुलिस के मुताबिक पहली नजर में ये मामला खुदकुशी का है। हालांकि शव के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। कर्नाटक सरकार ने सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन विपक्ष सीबीआई जांच की मांग पर कायम है। Prima facie, it looks according to the preliminary report of the police, it is suicide. That is what preliminary inquiry shows. And the investigation is going on. We do not know the cause of the death. कर्नाटक गवर्नमेंट में लॉ एंड ऑर्डर पूरा ठप हो गया है. It has fallen down. That's why I urge central government, I have urged in the Lok Sabha also, to have a CBI inquiry and state should give a nod for that. हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने आज पहला बजट विधानसभा में पेश कर दिया। 2015-16 के इस बजट में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने जनता पर किसी नए टैक्स का बोझ नहीं डाला है। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि राज्य सरकार की 12वीं विधानसभा का पहला सत्र आज शुरू हो गया। पहले दिन मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत 85 विधायकों ने शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर मोहम्मद शफी ने निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। श्रीलंका नौसेना ने आज भारतीय मछुआरों पर पथराव किया। इसमें मछुआरों की 2 नावें बर्बाद हो गईं, लेकिन किसी मछुआरे को चोट नहीं आई है। ये घटना कच्चीतीवु द्वीप के पास हुई। इस घटना के बाद भारतीय मछुआरे लौट आए। दिल्ली में आज निचली अदालतों के वकील हड़ताल पर रहे। इससे कोर्ट का कामकाज ठप रहा। वकील निचली अदालत में दीवानी मुकदमों की सुनवाई के लिए वित्तीय अधिकार 20 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करने संबंधी बिल को संसद में पास करने की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि राज्य में बर्ड फ्लू का खतरा नहीं है। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने सभी मंडल आयुक्तों को एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया है। अमेठी में बर्ड फ्लू का संक्रमण सामने आने के बाद 4 जिलों में एहतियातन सैकड़ों पक्षियों को मारा गया है। पाकिस्तान में आज 12 आतंकियों को फांसी पर लटका दिया गया। इन्हें पहले ही मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी। सजाए मौत पर रोक हटने के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा दोषियों को फांसी देने की ये पहली घटना है। दोषियों को अलग अलग जेलों में फांसी दी गई। अमेरिका और ईरान के बीच आज स्विट्जरलैंड के लॉज़ान शहर में परमाणु वार्ता हुई। बातचीत में अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी और ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावद जरीफ ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद जरीफ ने कहा कि कई मुद्दों को सुलझाने में सफलता मिली है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी और भूस्खलन के कारण आज दूसरे दिन भी जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद रहा। इस वजह से घाटी में करीब 5000 लोग फंसे हुए हैं। अधिकतर हिस्सों में बीते 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई जगहों पर सड़क टूट गई है। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन शेयर बाजार में आज बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 298 अंकों की बढ़त के साथ 28,736 अंक से ऊपर बंद हुआ। निफ्टी भी 90 अंकों की बढ़त के साथ 8,723 अंक पर बंद हुआ। एशियाई बाजारों में तेजी का असर भारतीय बाजारों पर भी दिखा।